नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारी हिंदी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक, तो कल देखिए इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने सबसे पहली क्लास ली थी, आप लोग को पता होगा, समास की। ठीक, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है सो प्लीज़ पहले जाकर पहली क्लास देखिए। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले पहली क्लास देखिए, तब आपको दूसरी क्लास अच्छे से आज की समझ में आएगी। क्लियर? तो आज हम लोग देखिए समास की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो प्लीज़ गो एंड फॉलो एट देयर ऑल्सो। हमारा देखिए यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और टेलीग्राम पे अगर किसी बच्चे को मेरे से पर्सनल क्वेरी करनी है तो वो मेरे से पर्सनली मेरे टेलीग्राम लिंक विकास_श्री से कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमारा चैनल स्वास्तिक 0421 टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग समास की अपनी दूसरी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो जी देखिए, कल की क्लास में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हम लोगों ने तत्पुरुष समास तक देख लिया था। ठीक, तत्पुरुष समास भी पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास के 6 भेद थे, 6 भेद के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसमें देखिए एक चीज़ और होता है तत्पुरुष समास में, वो मैं पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे के समास पर बढ़ते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेद, ये वेद नहीं होगा, ये भेद होगा। ठीक, तो तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेद के अलावा कुछ अन्य भेद, ये भेद होगा, कुछ अन्य भेद दी गई हैं जिनमें प्रमुख न समास आता है। न समास क्या होता है? जब देखिए जिस समाज नहीं है, समास होगा, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, गैर, ना आदि लगे हों, वह शब्द आपका न समास बनेगा। जैसे देखिए अधर्म, न धर्म, धर्म को न मानने, धर्म के विरुद्ध जाने वाला, कार्य करने वाला, तो देखिए अधर्म। अयोग्य, देखिए योग्य नहीं हो जो, उसको अयोग्य कहेंगे, तो ये देखिए नकारात्मक आपका बना दे रहा है शब्द। अनहोनी, न होने वाली चीज अनहोनी। फिर अनिष्ट, गैर वाजिब, तो देखिए जो चीज़ें आपकी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द का बन जाएंगी, वह शब्द भी आपका तत्पुरुष समास ही कहलाएगा। क्लियर? तो ये तत्पुरुष समास था। अब देखिए आगे के समास हम लोगों को चर्चा कर लेते हैं। आगे देखिए हमारा है कर्मधारय समास। ये तीसरा समास हमारा देखिए कर्मधारय समास। इसमें देखिए क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो, याद रखिएगा विशेषण एवं विशेष का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जी ठीक, तो अब यहाँ देखिए दो शब्द आ गए, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है देखिए मैं बता देता हूँ, जब विशेषण पढ़ाऊंगा तब डिटेल में भी बता दूंगा आपको। तो अभी फिलहाल देखिए शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ विशेषण क्या होता है। तो देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। याद रखिएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। ठीक, तो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। क्लियर? अब इसकी देखिए पहचान कैसे कर सकते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो या के समान आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए हमारा, उदाहरण देखिए चंद्र जैसा मुख, यानी कि चंद्रमुख, यानी कि देखिए मुख की तुलना किससे कर दी जा रही है? चंद्र से, यानी कि मुख जो है वो चंद्र के समान है। तो ऐसे जगह पे देखिए एक चीज की विशेषता दूसरे से बताई जा, मतलब एक चीज की विशेषता आपको बताई जा रही है। मुख की विशेषता देखिए चंद्र से तुलना कर दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए महान है जो ऋषि, मतलब ऋषियों में जो सबसे महान है उसको हम लोग क्या कहेंगे? महर्षि। कमल के समान नयन, यहाँ देखिए आपकी नयन की तो विशेषता बताई जा रही है कि आपकी नयन देखिए कमल के समान है, तो कमल नयन। यानी कि देखिए जब एक चीज की विशेषता बताई जाएगी तो वहां पे आपका कर्मधारय समास कार्य करेगा। उसी तरह अगला देखिए मृग के समान नयन, यानी कि फिर देखिए नयन का देखिए आपका खूबसूरती बढ़ाई की जा रही है, तो मृग नयन। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो इसमें देखिए कंठ नीला है उसके बारे में बताया जा रहा है। परम है जो आनंद, परमानंद।
क्लियर। और देखिए इससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए जो आपको कितनी जगह दिख जाएगा या कितनी जगह आपको के समान शब्द दिख जाएंगे, तो वहां पे आप भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो और के समान शब्द भी जहां दिखेंगे वो कर्मधारय समास होगा, और जहां पे तुलना करके एक चीज की विशेषता बताई जाएगी वहां पे भी कर्मधारय समास ही होगा। प्राणों के समान प्रिय, तो देखिए यहां पे भी के समान शब्द आ गया, ठीक। तो प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। कनक की सी लता यानी कि कनक लता, दूषित है जो कर्म, दुष्कर्म। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कर्मधारय समास को। एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कितनी बार डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए महर्षि कौन सा समास है। तो वहां पे जब तक आपको पता नहीं होगा कि महर्षि आपका जो महान ऋषियों में एक ऋषि होता है उसको हम लोग महर्षि कहते हैं, तो इससे हम लोग पता करेंगे कि ये कर्मधारय समास बनता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास को देखिए ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद याद रखिएगा संख्यावाचक हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होगा वह आपका द्विगु समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण के थ्रू समझिए। देखिए सबसे पहला 7 सिंधुओं का समूह यानी कि सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु नाम में देखिए सप्त आ गया, तो सप्त यानी कि 7, 7 यानी कि द्विगु समास। दोपहर, तो देखिए दो पहरों का समूह, तो दो आ गया ना शब्द, तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये द्विगु समास है। अगला देखिए तीनों लोकों का समाहार यानी कि त्रिलोक। तो त्रिलोक यानी कि देखिए त्रि आ गया, त्रि यानी कि द्विगु समास। त्रि यानी कि 3, 3 आपका देखिए एक नंबर बताता है, संख्यावाचक चिन्ह बताता है, तो इसीलिए आपका ये द्विगु समास बना। नेक्स्ट देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह। तो चौ यानी कि 4, तो 4 देखिए आपका आ गया, तो ये द्विगु समास। नवरात्र, नवरात्र में देखिए 9 आ गया, तो 9 से ही हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये आपका बनेगा द्विगु समास। जहां पे भी याद रखिएगा पहला शब्द जो होगा वह आपका कोई संख्या प्रदर्शित करेगा, तो उस संख्या के प्रदर्शित करने से ही हम लोग वो जान जाएंगे कि वह कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास होगा। क्लियर। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि यानी कि इसमें भी देखिए सप्त आ गया, सप्त यानी कि 7, तो 7 ऋषियों का समूह ही बना आपका सप्त ऋषि। नेक्स्ट देखिए 5 मंडियों का समूह, पंचमणि। पंच यानी कि 5। उसी तरह सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह आपका बनता है, तो देखिए सप्त से यहाँ पे 7 दिन इसमें भी आ गए। 3 कोणों का समाहार यानी कि त्रिकोण, त्रिकोण में भी देखिए 3 आ गया, यानी कि वो आपका द्विगु समास बन गया। आई होप आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आती है तो प्लीज कमेंट करके भी बताया करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी आप हमें बताया करिए कि सर कैसी अपना फीडबैक दिया करिए एक्चुअली कि कैसी लग रही है आपको क्लास, क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या सब कुछ क्लियर। तो कमेंट करके भी बताया करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को देखिए ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड। द्वंद्व समास, सो जिस समास के दोनों पद यहां देखिएगा प्रधान होंगे, जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं या शब्द लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि इसमें देखिए दोनों पद आपके प्रधान होंगे, जो दोनों पद दिए होंगे वो प्रधान होंगे, तथा विग्रह उनका जब करेंगे तो और शब्द लग सकता है, अथवा लग सकता है, एवं लग सकता है, या लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए नदी नाले, इनका देखिए विग्रह जब हम लोग करेंगे तो नदी और नाले, तो और आगे आपका, तो देखिए दोनों शब्द यहां प्रधान है, नदी भी प्रधान शब्द है, नाले भी प्रधान शब्द है, तो दोनों शब्द देखिए आपका प्रधान है। तो जब दोनों शब्द आपके प्रधान हो जाएंगे तो वहां पे आपका द्वंद्व समास कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए पाप और पुण्य, तो यानी कि पाप और पुण्य, पाप पुण्य। क्लियर। तो पाप पुण्य, पाप पुण्य का देखिए जब विग्रह करेंगे हम लोग तो पाप और पुण्य, और आ गया। और यहां देखिए दोनों शब्द प्रधान है, पाप भी प्रधान शब्द है, पुण्य भी प्रधान शब्द है। नेक्स्ट देखिए गुण दोष, दोनों शब्द देखिए प्रधान है,
और इनका विग्रह करने पे देखिए गुण दोष, भला बुरा दोनों देखिए प्रधान शब्द हैं, भला या बुरा। उसी तरह देखिए राजा प्रजा, राजा भी प्रधान शब्द है और प्रजा भी प्रधान शब्द है, इनका विग्रह करने पे देखिए राजा प्रजा। तो याद रखिएगा जब विग्रह करने पर आपका और या अथवा एवं ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पे आपका द्वंद्व समास कार्य करेगा। जैसे देखिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों देखिए प्रधान शब्द है, राधा भी और प्रधान भी, तो इनका विग्रह करने पे देखिए बनता है राधा कृष्ण। उसी तरह धर्माधर्म दोनों प्रधान शब्द हैं, तो धर्म या अधर्म। नेक्स्ट देखिए मोल तोल दोनों प्रधान शब्द, मोल और तोल। उदाहरण पे जरूर जाइएगा क्योंकि उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग हमारा लास्ट आज समास। लास्ट समास देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुव्रीहि समास, जो सबसे बड़ा समास भी माना जाता है। तो जिस समाज नहीं होगा, यहां पे समास होगा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, याद रखिएगा जिस समास के दोनों पद अप्रधान होंगे और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होगा, यानी कि देखिए अर्थ तो निकलेगा लेकिन वह किसी की ओर संकेत करेगा, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अप्रधान हो। क्लियर? और दोनों पद मिलकर जब किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, याद रखिएगा सांकेतिक अर्थ प्रधान होगा तब वहां पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। जैसे देखिए लंबोदर, लंबोदर एक देखिए संकेत कर रहा है किसकी ओर, गणेश की ओर, गणेश जी की ओर। तो लंबा है उदर जिसका, तो सब जानते हैं लंबा किसका उदर होता है, गणेश जी का। तो लंबा, और गणेश जी को देखिए हम लोग लंबोदर के नाम से भी जानते हैं। तो लंबा है उदर जिसका यानी कि लंबोदर, और लंबोदर देखिए एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जो कौन है आपका गणेश। नेक्स्ट देखिए 10 आनन है जिसके, यानी कि दशानन। अब दशानन देखिए एक व्यक्ति को आपका डिनोट कर रहा है जो कौन होता है, रावण। तो 10 है आनंद जिसके, दशानन, तो दशानन देखिए एक व्यक्ति को डिनोट करेगा, तो वो आपका बहुव्रीहि समास बनेगा। अगला देखिए चक्र है पानी, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि चक्रपाणी, और चक्रपाणी किसको देखिए डिनोट कर रहा है, एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है जिसका नाम है आपका विष्णु, विष्णु यानी कि विष्णु भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महान वीर है जो, हमारे बजरंगबली महावीर कहा जाता है जिनको, ठीक। तो महान है जो वीर, महावीर, और महावीर से देखिए किसको डिनोट करेगा, वो हनुमान यानी कि हनुमान जी को। नेक्स्ट देखिए 3 है लोचन जिसके, यानी कि 3 आंखें देखिए जिसकी हैं, तो सब जानते हैं 3 लोचन किसके हैं, त्रिलोचन। अब त्रिलोचन देखिए किसको आपका डिनोट कर रहा है, शिव जी को। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट देखिए दिशाएं ही है जिसका अंबर, यानी कि दिगंबर, और दिगंबर देखिए किसको डिनोट करता है, शिव जी को। तो यानी कि यहां पे देखिए बहुव्रीहि समास में क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है आपको, कि जब आपका जिस समास के दोनों पद देखिए सबसे पहली बात अप्रधान होंगे और समस्त पद के अतिरिक्त कोई देखिए सांकेतिक अर्थ निकल कर आएगा, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। जैसे यहां देखिए सांकेतिक अर्थ निकल कर आ रहा है, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका यानी कि पीतांबर, और पीतांबर देखिए किसकी ओर संकेत कर रहा है, कृष्ण की ओर। उसी तरह देखिए पंख में पैदा हो जो, पंख में पैदा हो जो यानी कि पंकज, और पंकज देखिए किसकी ओर डिनोट कर रहा है, कमल को। अब देखिए यहां पे त्रिलोचन की बात आ रही थी, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो त्रिलोचन। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पहले देखिए पढ़ा कि जब भी किसी भी समास में आगे आपका कोई संख्यावाचक चीज हो, जैसे यहां देखिए त्रि यानी कि 3 शो कर रहा है, तो वह आपका द्वंद्व समास होता है। बट यहां देखिए वह द्वंद्व समास न होकर बहुव्रीहि समास बन रहा है। तो इसमें देखिए एक फर्क होता है, तो सबसे पहले आइए उस फर्क को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए हमको यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में भी देखिए क्या फर्क होता है। देखिए इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर करने से पहले हमेशा इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, जैसा कि हम लोग पहले की डेफिनेशन में देख चुके हैं पहली वाली क्लास में, और दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेष्य होता है, ये विशेष नहीं है, विशेष्य होता है। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए नील गगन, तो नील गगन में देखिए नील आपका विशेषण बन गया क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है, और गगन आपका विशेष्य बन गया। विशेष्य की देखिए गगन की विशेषता बता रहा है नील, यानी कि नील गगन।
यह देखिए कर्मधारय समास है। क्लियर, एक शब्द इसमें देखिए विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। और बहुव्रीहि समास की बात की जाए तो इसमें देखिए बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा पद देगा वह देखिए विशेषण का कार्य करेगा। और विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो बहुव्रीहि समास में याद रखिएगा, जो समस्त पद होगा वह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण कौन करता है? भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। तो यहां चक्रधर देखिए कृष्ण की संज्ञा यानी कि विशेषण ही बता दे रहा है आपका। क्लियर, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल यहां देख लीजिए। यहां देखिए नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ। तो नीलकंठ देखिए यहां पे किसी व्यक्ति को नहीं बताया जा रहा है। अगर आप ही अपना गला नीला कर लें तो आप भी नीलकंठ कहलाने लगेंगे, तो ऐसा नहीं कुछ होगा, ये सांकेतिक वर्ड नहीं हुआ। तो नीला है जो कंठ यानी कि देखिए कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ आपका नीला है, बस। तो ये देखिए आपका विशेष्य हो गया, विशेषण हो गया। कंठ आपका नीला है तो आपका ये देखिए कर्मधारय समास बन गया। अब इसी में देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी इसी से निकल कर आएगा। नीला है कंठ जिसका, तो सब जानते हैं नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का। तो शिव देखिए आपका एक संज्ञा बन गया। तो वहां पे जब संज्ञा का निर्माण हो गया तो वह आपका बहुव्रीहि समास बन गया। तो यही फर्क होता है आपका कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में। अब देखिए प्रश्न में अगर कोई शब्द ऐसा है जैसे यही नीलकंठ दे दे तो आपसे पूछे बताइए कौन सा समास है। तो यहाँ पे अब देखिए अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों दे रखा है तो हमेशा याद रखिएगा बहुव्रीहि समास को ही अंतिम उत्तर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा समास होता है। याद रखिएगा, जब ऐसा कहीं हो कि आपको लगे कि हाँ इसका आंसर किसी भी चीज का कि कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास, दोनों का मिक्सर है, वहां पे कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा आंसर आप बहुव्रीहि समास पे ही फिर जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो देखिए द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया, द्विगु समास का देखिए जो सबसे पहला पद होगा वो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होता है जिसका बताया जाता है। जबकि बहुव्रीहि समास में देखिए समस्त पद विशेषण का ही कार्य करते हैं यानी कि विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं का समूह, तो ये तो द्विगु समास बन गया। इसमें देखिए चार भुजाओं के समूह को ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब इसी तरह देखिए एक और है तो है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो चार भुजाएं यानी कि विष्णु जी की, तो ये देखिए बहुव्रीहि समास। तो ये देखिए चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि ये देखिए एक विशेषण बता रहा है जिसकी चार भुजाएं हों, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो किसकी चार भुजाएं होती हैं? भगवान विष्णु की, तो यह बहुव्रीहि समास बन गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दशानन। तो 10 आननों का समूह, तो यहां देखिए 10 आननों का समूह बस नंबर बता रहा है, तो द्विगु समास। उसी तरह देखिए दशानन यानी कि 10 आनन हैं जिसके, तो 10 आनन सब जानते हैं किसके होते हैं? रावण के। तो यहाँ पे देखिए एक संज्ञा आ गया, उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ कि उसके 10 आनन है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास बन गया। उसी तरह इसमें भी अगर देखिए आपका ऑप्शन में द्वंद्व समास द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों आपको दे रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा आप फाइनल आंसर बहुव्रीहि समास की ओर ही जाएंगे। ओके, तो ये देखिए समास की हमारी ये आज की क्लास खत्म हो गई और हमारा समास का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। 1-2 दिन में मैं इसका टेस्ट भी लूंगा आप लोग से, तो सो बी प्रिपेयर, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए ताकि टेस्ट दे सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर किया करिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं जिससे कि वीडियो बहुत से बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और एज यूजुअल कि अगर वीडियो कैसी लग रही है आपको, सो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का पर्सनल लिंक है, सो प्लीज़ वहाँ पर भी फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि मैं अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो उसमें मैं कर सकूं। क्लियर। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि देखिए जो कॉमर्स के बच्चे हैं, वेट अ सेकेंड, जो कॉमर्स के बच्चे हैं हमारे, जो बेचारे बीएड में भी जाएंगे बीकॉम करने के बाद अब, या एमकॉम के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या जो बच्चे CUET के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। क्लियर। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनकी क्लासेस मैं 2 से 3 दिनों में बस स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ कंटेंट प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुकी है, तो 2 से 3 दिन में उनकी कॉमर्स की क्लासेस रेगुलरली शुरू हो जाएगी। आप लोग परेशान न रहिएगा। जो बच्चे बीएड एमकॉम CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो क्लासेस बहुत बेनिफिशियल फिर साबित होगी। ओके,
सो प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अब नॉलेजफुल वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू एंड अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए।